नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। नगर निगम शिमला का चुनावी घमासान चरम की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी ने दरअसल नगर निगम शिमला को लेकर दृष्टि पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 21 घोषणाएं की गई हैं, जबकि सत्ता दल कांग्रेस कल यानी कि आज मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से जारी किए गए दृष्टि पत्र पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था, वे अब 2023 में दृष्टि पत्र हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। बहुत सारी ऐसी चीजें जो 2017 में प्रोमिस किए गए थे शिमला की जनता से, जो सपने दिखाए गए थे, वो सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं 23 में। तो पहले तो भाजपा को ये बताना चाहिए कि जो 5 साल शिमला की जनता ने आपको नगर निगम शिमला में जो मौका दिया था, उन 5 सालों में आपने कौन से बड़े काम या कौन से वादे पूरे किए, पहले वो बताना चाहिए था। उसके बाद अपनी अगली ये जो संकल्प पत्र है वो जारी करते हैं। तो वो पूरी तरह से 5 साल का कार्यकाल फेल रहा और उसमें से मैक्सिमम वादे हुए पूरी तरह से दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने जो 2017 में बोला था वो नहीं कर पाए, और वो 23 के दृष्टि पत्र में वैसे के वैसे वो प्रॉमिसेस आगे बढ़े। शाम तक अपना जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे, आप इसको मैनिफेस्टो कहें या प्रॉमिसेस कहें या कोई भी नाम दे दें, लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वो बड़ी साफ होनी चाहिए कि जो हम जनता के बीच जो चीज रखें उसको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी जो भी विजन लेके आएगी शिमला के लोगों के लिए, राजधानी के लिए, वो आपके सामने बहुत जल्दी होने वाला है। पर हमारी मंशा बड़ी साफ रहेगी कि हम वही वादे करेंगे जो शिमला के लिए पूरे करेंगे। हमने ये कहा है कि जैसे ही हाउस बनेगा और जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हाउस में वो लोग डिसाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं, पिछले कई सालों से लोग बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। उस पार्टी हर गारंटी को आगे बढ़ा रही है, सब पे काम हो रहा है। जो 1500 रुपया महिलाओं को मिलना, 2,30,000 महिलाओं के लिए उसका बजट में प्रोविजन कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी अखबार पढ़ते हैं, कौन सा मीडिया देखते हैं, कौन सा चश्मा पहनते हैं भाजपा वाले। साफ तौर पे सबको पता है कि जो हो रहा है सामने हो रहा है। जो संकल्प हमने किए, जो वादे किए, उसको पूरा कर रही है कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार। तो ये भाजपा की बौखलाहट है, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे पास मुद्दा नहीं है। उधर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में दरअसल पदभार संभाला है। बता दें आपको कि दरअसल दीप कमल पहुंचने पर डॉक्टर बिंदल का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व संगठन महामंत्री पवन राणा ने डॉक्टर बिंदल को अध्यक्ष कक्ष में लड्डू खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के सभी उन लाखों कार्यकर्ताओं को विश्वास देता हूं आपके माध्यम से कि हम निरंतर पूर्ण शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए कार्य करेंगे। आज के दिन मुझे धन्यवाद देना और बधाई देनी है आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष प्रदेश की चिंता की, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम किया। और आज हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति उन कामों को स्मरण कर रहा है, वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है जयराम ठाकुर जी के प्रति। मुझे धन्यवाद देना है भाई सुरेश कश्यप जी को, जिन्होंने पिछले 3 साल पार्टी को दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाया। इनकी टीम, हमारे महामंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे राज्यसभा के सांसदगण, मुझे धन्यवाद करना है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जो केंद्रीय नेतृत्व के रूप में हिमाचल प्रदेश से और केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी
और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का, उस कार्य को मैं करने में इनके साथ सहयोगी की भूमिका निभाऊंगा। 2024 के लिए हम पूरी तरह से सज्ज होंगे, पूरी तरह से तैयार होंगे और एक एक स्थान पर जाकर के केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, हमारी जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको उजागरित करते हुए 2024 को पुनः 19 की तरह से विजयश्री की ओर लेकर के जाने के लिए मिलकर के काम करेंगे। उधर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के काम किया जा रहा है और खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मिले, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच सुनील शर्मा को प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद भी किया। प्रदेश तो मैंने अभी देखा है, कई बार हमारे खिलाड़ी जो हैं, कई लोग प्रश्न उठा देते हैं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है कौन नहीं है। अब उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम वीडियोग्राफी करेंगे। तो वीडियोग्राफी करने से और बोनाफाइड को चेक करने से और हिमाचल प्रदेश के उनके एड्रेस पता चेक करने से हम पारदर्शिता को लाने में कामयाब होंगे। कि पारदर्शिता हो, खिलाड़ियों का चयन सही हो, खिलाड़ियों के जो पते हैं उनका जो बोनाफाइड है उसका पूरी तरह से चेक रखा जाए और इस उद्देश्य के साथ हम काम करेंगे। उधर हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है। बता दें कि इस ओलावृष्टि ने पूरी तरह से पककर तैयार हुई गेहूं की फसल को तबाह कर दिया है। इस भारी तबाही का शिकार नूरपुर से लेकर मंडी तक के किसान हुए हैं। किसानों की माने तो उनकी 70% तक फसल बर्बाद हो चुकी है और जो बची है उसे भी जल्द नहीं समेटा गया तो फिर वे भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अब किसानों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द सरकार विभागीय अधिकारियों को भेजकर तबाह हुई फसल की गिरदावरी करवाए और ऊपरी क्षेत्रों के बागवानों की तर्ज पर ही निचले क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा दिया जाए। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि पड़ी और काफी नुकसान हुआ। जो मतलब 70% जो गेहूं जो बीज मतलब फसल बर्बाद हो गई। तो मेरी कृषि मंत्री और प्रदेश मुख्यमंत्री से फरियाद है कि हमें गरीबों को मुआवजा दिया जाए। पीछे जो 2-3 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, इससे पूरे कोपड़े का, मैंने कहता कि मेरा पूरे कोपड़े का इतना नुकसान हुआ कि मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। और 70% कणक की फसल तबाह हो गई और अब तो इसको नहीं काटेंगे तो इसका और भी नुकसान होगा। यहाँ फसल की कारोबार जो है ये बगैर बारिश के बगैर ये नष्ट हो चुकी है। इसलिए हमारी जो है ये ना खाद का पैसा, ना ट्रैक्टर का पैसा और ना ही मेहनत का पैसा पूरा होता है। इसलिए जो है हमारे को जो है मुआवजा दिया जाए। हमारे जो खेत में फसलें होती थी उस बार बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश की वजह से जो है हमारी फसल जो है फ्लॉप हो गई। सूखा पड़ा हुआ है बारिश के कारण। पिछले साल अच्छी फसल थी, बारिश भी अच्छी हुई और इस बार तो बारिश थोड़ी बहुत हुई और सूखा पड़ा हुआ है। ये जो लॉस है काफ़ी ज़्यादा है। इस लॉस को कम करने के लिए, ताकि मैं किसानों को यही सुझाव दूंगा कि आने वाले समय में अपनी फसलों का ये फसल बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराएं, ताकि ये जो प्राकृतिक आपदाओं से जो लॉस होते हैं, जो उनको किसानों को नुकसान होता है, उसका ये मुआवजा उनको मिल सके। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन की जो सोलन से बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। देखिए खास रिपोर्ट।
देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। वहीं हिमाचल में भी कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच प्रशासन की लापरवाही या यूं कहीं अनदेखी भी सामने आ रही है। ताजा मामला सोलन से सामने आया है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन प्रशासन के सभी दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और मरीजों को परेशान करने वाली है। कोरोना काल में मरीजों को हर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सोलन के सरकारी अस्पताल में मरीजों को सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी ऑक्सीजन, जिसको इस सरकारी अस्पताल में भी लगाया गया था, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ सफेद हाथी बन गया है। अस्पताल में प्लांट को चलाने वाला कोई कर्मी नहीं है। वहीं यहाँ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने सत्ता में काबिज सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है प्रदेश में कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट की ही बात नहीं है, यहाँ पर पेशेंट मारे मारे घूम रहे हैं और डॉक्टर्स हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर्स नहीं हैं। और जिस तरह से एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, लोगों ने बड़ी उम्मीद करके सरकार को बनाया था और सोलन वालों को तो और भी ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ के स्थानीय नेता को स्वास्थ्य मंत्री का बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पूरी तरह सरकार फेल हो गई है। झूठे वादे करके, गुमराह करके लोगों को इन्होंने सरकार बनाई थी। फिर भी हमें लगता था कि जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उनकी तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन अपेक्षा करना भी शायद सोलन वालों को ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। ये पहले भी रेस्ट हाउस में ही अपना टाइम काटते रहे हैं और आज भी उनका ठिकाना वही है। इनको लोगों की समस्याओं के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सरकार किसी की भी हो, लेकिन ऐसी लापरवाही का खामियाजा सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन का ध्यान इस समस्या पर कब जाता है और कब सफेद हाथी बना ऑक्सीजन प्लांट लोगों की जरूरत के लिए प्रयोग किया जाता है। जनता टीवी के लिए चिन्मय कौशल की रिपोर्ट। उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांबरा में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला। आपको बता दें कि उन्होंने मांग रखी है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य, अंग्रेजी, टीजीटी, आर्ट्स, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल जैसे अहम पद खाली पड़े हुए हैं। इससे विद्यालय के तकरीबन 300 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि बिना अध्यापकों के ये बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद कुछ अध्यापकों को ड्यूटी पेपर मूल्यांकन करने में लगा दिया गया है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। इसके साथ ही मांग रखी गई है कि उपायुक्त के जरिए जो मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है उसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। हमने जो है वो हमारे स्कूल में चल रहे स्टाफ का जो इशू है उसको लेकर हमने एक मांग पत्र अपने डीसी महोदय को सौंपा है, जिसमें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सांबरा में रिक्त चल रहे अध्यापक के पदों को लेकर हमने जो है डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है। अध्यापक न होने की वजह से हम बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है, स्कूल में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांबरा है उसमें लगभग जो है 50 से ज़्यादा % जो है वो स्टाफ बिल्कुल जो है खाली चल रहा है, जिसमें बच्चों का जो भविष्य है, करीबन 300 बच्चे जो है वो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके जो भविष्य के ऊपर ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है, क्योंकि बिना अध्यापकों के आज के बहुत मुश्किल है। तो हमने एक मांग पत्र जो है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है कि जो हमारे यहाँ पे जो स्टाफ की जो समस्या आ रही है इसका जल्द समाधान किया जाए। उधर हिमाचल में आवारा पशुओं का मामला काफी गंभीर है, आपको बता दें, जिसको लेकर सरकार कई योजनाएं भी चला रही हैं, जिसके बदौलत आपको बता दें कि नाहन का सिरमौर जिला जल्द ही बेसहारा पशु मुक्त हो जाएगा। वहीं सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नाहन की डीसी ने कहा है कि बेसहारा पशु मुक्त करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की जा रही है।
उधर फ्रांसीसी सेनेट के प्रतिनिधिमंडल ने मैक्लोडगंज में सीटीए केंद्र का दौरा किया, साथ ही साथ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और धर्म को बचाने में दलाई लामा सफल रहे हैं। इसके साथ ही सेनेटरों की यात्रा ने तिब्बत और तिब्बतियों के साथ उनकी एकजुटता को दोहराया और तिब्बत के न्यायोचित मुद्दे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाया। सभा में कहा गया कि तिब्बत का ऐतिहासिक तथ्य और साथ दुनिया का समर्थन चीन तिब्बत संघर्ष के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और उनकी ओर से उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन के घोषित इरादे को रोक सकता है। उधर छोटी काशी मंडी में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव शुरू हो गया है। मंडी शहर के साथ लगते कांगनीधार स्थित संस्कृति सदन में इस उत्सव का शुभारंभ धर्मपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्रशेखर ने किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेश के हर जिले की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रत्येक दिन 4 जिलों से आए कलाकार अपने जिले की संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनियों के माध्यम से उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। ये जो मंडी के अंदर हमारी, जिसको हम हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, लेकिन अभी ये कोशिशें चाहे हमारे मंचों के माध्यम से हो, गुलेरिया जी हैं, कुलदीप गुलेरिया जी हमारे से थोड़ा आगे चले हैं और इन लोगों ने मिलकर मंडी के अंदर उस विरासत को फिर से संजोने की कोशिश की, जिस विरासत में शायद हर दौर में संकट आते हैं, वो हर दौर के संकट हैं। और जो कोशिश यहाँ पर इस संस्कृति विभाग की तरफ से हुई है। उधर बीजेपी समर्थित नगर निगम करीब 2 सालों में पार्षदों को मनोनीत नहीं कर सकी। आपको बता दें, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने 3-4 महीने में ही 5 कांग्रेस समर्थित पार्षदों को मनोनीत कर दिया। नगर निगम धर्मशाला कार्यालय में एडीसी सौरभ जस्सल ने दरअसल 5 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इसके साथ ही शपथ समारोह में धर्मशाला विधानसभा के विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं उनके पद यहाँ पर खाली पड़े थे, तो उनको वर्तमान सरकार ने जो है वो भरा है। आज इनकी विधिवत रूप से जो है शपथ हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अपने क्षेत्र में जो इनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को देखते हुए अपने पद को ये पूरी जिम्मेवारी की तरह निभाएंगे नगर निगम के अंदर और अपने अपने संबंधित क्षेत्र में भी। धर्मशाला के साथ साथ जो बाकी हमारे कॉरपोरेशन हैं जो नए बने हैं, उनके अंदर भी अभी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से स्टाफ कम होने की वजह से ठीक नहीं बैठी है और सरकार के ध्यानात है। मुझे लगता है कि जल्द ही जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। धर्मशाला में एलिगेंट शेफ इंडिया एयर ऑफ मिलेट्स 2023 का पहले सीजन का आयोजन किया गया। हिमाचल के कुकिंग शौकीन लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें पर्यटन विभाग कांगड़ा के उप निदेशक विनय दीवान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि संस्थान के एचओटी राजन शर्मा ने प्रतियोगिता की अध्यक्षता की। बद्दी में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने 2 युवकों को चिट्टे का सेवन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने नशे में धुत युवकों से 2 सिरिंज भी बरामद की है।
कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में 28 अप्रैल से 3 दिवसीय पीपल मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के आयोजन के लिए नगर निगम पूरी तरह तैयार कर ली है। आपको बता दें कि इस मेले में अब के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुल्लू के कलाकारों को ही मौका दिया जाएगा। जिला कुल्लू की सेंच घाटी में साल 2017 में HPPCL प्रोजेक्ट का कार्य खत्म हो गया है। उसके बाद से ही प्रोजेक्ट लगातार बिजली का उत्पादन कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट प्रबंधन के द्वारा जो वायदे स्थानीय जनता के साथ किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे, जिसके चलते सेंच घाटी के 6 पंचायतों के 230 परिवारों की मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर से DC कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिला। अभी जो विंटर कार्निवल के समय पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी आए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था हमें कि HPPCL और NHPC के जितने भी लंबित मुद्दे पड़े हैं उन्हें हल किया जाएगा। तो इसके लिए आज हमने फिर से DC महोदय के माध्यम से एक सरकार को ज्ञापन दिया और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ये सरकार है हमारे HPPCL के जो मुद्दे लंबित मुद्दे पड़े हैं और NHPC के जो मुद्दे हैं इन्हें हल करेंगे। और इसी के लिए आज हम लोग विस्थापित परिवार भी DC साहब से मिलने आए थे। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के जिला परिषद कुल्लू में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल राज्य पंचायत परिषद की अध्यक्ष और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर रहे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद यहाँ कुल्लू में पंचायती राज दिवस को मना रहा है। इसमें पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं, कुल्लू ज़िला से भी सभी जगह से लगभग प्रतिनिधि आए हुए हैं। और इस पे जो फोकस रहा आज के इस दिवस पर जो ये कॉन्फ्रेंस या बैठक हुई, इस पे ये फोकस रहा कि कैसे हिमाचल प्रदेश या देश में पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया। अब उनके इस सपने को NFCI सोलन अमिजामा पहनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत उनके संस्थान की ओर से स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया गया। आपको बता दें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 50,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दी गई। अभी जो हम लोग स्कॉलरशिप स्कीम्स अपने कैंपस में चला रहे हैं, स्पेसिफिकली एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 12th क्लास में रखा हुआ था, जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, एक तो वो स्टूडेंट्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी नहीं भी रखा हुआ था वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे 2 तरीके की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। एक तो होगा हमारा टेस्ट के बेस पे, 15-20 डेज हुए हैं इस कैंपेन को शुरू करे हुए, और इसमें अभी तक जो है 50 to 55 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और जिसमें 9 to 10 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुके हैं। हिमाचल के किसानों पर आपको बता दें कि सामना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लेकर दरअसल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों से कृषि उत्पादों के जाने लाने पर टैक्स लिया जा रहा है, और यहाँ के किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं, जिनके लिए अधिकतर चारा हरियाणा से आता है, जिस पर विभाग द्वारा टैक्स वसूला जा रहा है। कालाअंब माजरी जो हमारा हरियाणा हिमाचल प्रदेश की सीमा है, वहाँ पर अप्रैल माह से अभी इसी महीने से किसानों को से किसानी की उत्पाद के ऊपर वो टैक्स वसूलने का काम विभाग कर रहा है। तो आज हम ये मिलने के लिए आए हैं कि इस तरह का ये टैक्स जो है इसको बंद किया जाए। ये अपने आप में किसानों के साथ अन्याय है, किसानों का शोषण है। अगर विभाग इसको शीघ्र तुरंत प्रभाव से बंद नहीं करता तो हमें संघर्ष की तरफ और आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा, और लाजमी तौर पे हम जाएंगे और इसको बंद कराएंगे, यही कहने के लिए आ जाए हैं।
उधर जिला बिलासपुर में दरअसल पंचायती राज दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित पंचायती राज अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा की अगुवाई में पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम भी देखा। सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि सोलन तहसील नंबरदार कल्याण संघ के सभी नंबरदारों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को किस तरह से प्रदेश सरकार के समक्ष रखना है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। के आदेशों अनुसार जब पैसे समाप्त किए जा चुके हैं तो मामलों में अभी भी पैसे लगे हुए हैं, 10, 20 और 50 पैसे, जबकि 50 पैसे तक सरकार ने राइट ऑफ कर दिया हुआ 1 रुपया लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार भू राजस्व को बढ़ाए। कई बार हमें मांग भी कर चुके हैं सरकार से भी और प्रशासनिक स्तर पे भी, लेकिन अभी तक कोई ना आश्वासन मिला है ना उस पर शायद कोई कार्रवाई हुई है। जो और इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है, जेपीटी भर्ती को लेकर बेरोजगारों में रोष। तो बीएड धारकों को भर्ती में शामिल करने पर भड़के हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय का घेराव किया है, डिप्टी डायरेक्टर के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा है। भर्ती से बीएड धारकों को बाहर करने की मांग की जा रही है और यही रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, बीएड धारकों को भर्ती में शामिल करने पर भड़के हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय का घेराव जो है वो किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी डायरेक्टर के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा गया है। तो भर्ती से बीएड धारकों को बाहर करने की मांग की जा रही है। तो जेबीटी भर्ती को लेकर चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।